हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आगे आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम्स जो कि फरवरी में कंडक्ट होगा, उसके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पीतल जो है वो किस धातु का एक मिश्र धातु है, यानी ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो ब्रास जो होता है यानी पीतल, ये तांबा और जस्ता का एक अलॉय होता है। अलॉय किसको कहते हैं? जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के बना होता है, या फिर कि कोई एक धातु और एक अधातु से मिलकर के एक मिक्सचर फॉर्म में मेटल बनाई जाती है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज़ यानी मिश्र धातुएं और उनकी संरचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि जो पीतल होता है इसमें तांबा और जस्ता का मिक्सचर होता है। तांबा जो है वो 70% और जस्ता इसमें 30% होता है। इसी तरीके से जो कांस्य है यानी कांसा, इसमें तांबा और टिन होता है। परसेंटेज आपको दिया गया है। गन मेटल में तांबा, टिन और जस्ता होते हैं। तांबा 88%, टिन 10% और जस्ता जो है इसमें 2% यूज होता है। जर्मन सिल्वर, इसमें तांबा, निकल और जस्ते का यूज़ होता है। इस तरीके से ये मिश्र धातुएँ बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो घाटप्रभा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। घाटप्रभा नदी के उद्गम की बात करें तो ये सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली से निकलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिस्कस करेंगे और उनकी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी, यमुना और सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना की अगर बात करें तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन और टॉन्स, ये सभी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करते हैं। घाटप्रभा है, तुंगभद्रा है, विदावली है, कोयना है, मालप्रभा, ये सभी जो हैं कृष्णा की सहायक नदी हैं। कावेरी की बात करें तो हेमावती, भवानी, काबिनी और अकोवती, ये सभी कावेरी की जो है सहायक नदियां हैं। नर्मदा की सहायक नदियां हैं अमरावती, भूखी और ताबा। दामोदर की सहायक नदियां बराकर और कानौर हैं। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात के नियम की खोज किसने की थी? तो ये खोज जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था गुणित अनुपात का नियम। अब बात करते हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जब दो या दो से अधिक यौगिक किसी एक तत्व के विभिन्न भाग दूसरे तत्व के निश्चित भाग के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में होते हैं। इसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे बढ़ेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है, जिसे UIDAI कहते हैं, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन से मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण है। अगर बात करें UIDAI की तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो एक्ट पारित किया गया था 2016 में। इसके प्रावधानों के तहत भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है, यानी कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इन विच ईयर वॉज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री सुंदरमन राममूर्ति। प्रबंध निदेशक और CEO हैं वर्तमान में। सेबी का मुख्यालय कौन से शहर में स्थित है? रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो सेबी का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। सेबी जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये भारत में जितनी भी प्रतिभूतियाँ हैं उनका विनिमय करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी अधिनियम आया था 1992 में। उसके तहत वैधानिक मान्यता दी गई है इसको 30 जनवरी 1992 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ध्यान में रखेंगे। हक्की पिक्की और सिद्धि ये कर्नाटक से क्या हैं? तो ये कर्नाटक से भाषाएं हैं। इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। पूरे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, इसमें बड़े क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ जगहों पर संथाली बोली जाती है। बंगाल से जुड़े हुए रीजन में बंगाली बोली जाती है। उड़ीसा की उड़िया लैंग्वेज है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले रीजन में तेलुगु बोली जाती है। इसके बाद में तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, केरल में मलयालम और इधर कर्नाटक वाले रीजन में कन्नड़ बोली जाती है। गोवा में कोंकणी का यूज़ होता है। इस तरीके से गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। ऊपर कश्मीरी और लद्दाखी चलती है लैंग्वेज। तो इस तरीके से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हक्की पिक्की और सिद्धि जो है ये कर्नाटक से बिलोंग करने वाली लैंग्वेजेस हैं और ये विलुप्त प्राय लैंग्वेज हैं।
अकॉर्डिंग टू सेंसस फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 यानी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। राज्यवार जनसंख्या घनत्व की बात करें टॉप 5 स्टेट्स की, तो सबसे ज़्यादा बिहार में है जिसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी सबसे अधिक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल जहाँ पर 1028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर केरला में है 860, उत्तर प्रदेश में 829 और हरियाणा में 573। वर्धा योजना यानी कि बुनियादी शिक्षा जिसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं, इसका प्रस्ताव किसने रखा था? इसका प्रस्ताव रखा था महात्मा गांधी ने। वर्धा योजना या फिर इसे बेसिक शिक्षा योजना कहते हैं 1937 में आई थी। मातृभाषा में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण होगा जो किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त होगा, चाहे वह सामाजिक शोषण हो या फिर आर्थिक शोषण हो। यानी सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जब प्रदान की जाएगी तो कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होगा, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रस्तावित थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। कौन सी खरीफ की फसल है आपको बतानी है? तो खरीफ की फसल इनमें से मूंगफली है। खरीफ की कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं जैसे कि धान जिसे चावल निकलता है, और मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास, ये सभी खरीफ की इंपॉर्टेंट फसलें हैं। क्रोमाइट जो है ये ओर है किसका? तो ये ओर है क्रोमियम का। क्रोमाइट की बात करें अगर FeCr2O4, ये क्रोमियम का एक अयस्क है, ओर है, और इसका यूज़ किया जाता है धातु शोधन के लिए, इंसुलेटिंग कार्यों के लिए, और जितने भी रासायनिक उद्योग हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। क्रोमियम के भंडार की बात करें तो उड़ीसा में क्रोमियम का सबसे बड़ा भंडार है। विच मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड ऑफ फुलिस, यानी मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है पायराइट को। पायराइट को कहते हैं मूर्खों का सोना। पायराइट एक तरीके का खनिज है जिसमें 46.6% आयरन होता है, यानी लोहा होता है। रक्त का तरल घटक क्या है, यानी लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड? तो ब्लड में जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। पीला तरल भाग होता है ये। मानव रक्त का लगभग 45 to 55% पोर्शन जो है ये प्लाज्मा का होता है, और इसमें प्रोटीन यानी ग्लोब्यूलिन, एंजाइम, हार्मोन जैसे विभिन्न घटक पाए जाते हैं। किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, यानी कि ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो इसे कहते हैं 1921 को। 1921 को महान विभाजक वर्ष इसलिए मानते हैं क्योंकि 1921 के पहले जनसंख्या वृद्धि कम थी और उसके बाद भी स्थिर रही, लेकिन 1921 में एक रैपिड चेंज हुआ। आप देख सकते हैं 1901 से 11 में जनसंख्या वृद्धि 5% अप्रॉक्स 6% की वृद्धि रही है। 1911 से 1921 तक 0.39% की कमी आई है। 1921 से 1931 के बीच में 11% की वृद्धि हुई, जो कि एक्सट्रीम वृद्धि देखने को मिली। इसके बाद फिर 3% की वृद्धि हुई है, और 1941 से 51 के बीच में 13% की वृद्धि हुई। इसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सल डोनर हैज़ द ब्लड ग्रुप, सार्वभौमिक दाता का रक्त समूह जो है वो ब्लड ग्रुप O होता है, यानी कि ये सभी को ब्लड दे सकता है। सार्वभौमिक दाता वे लोग होते हैं जिनका रक्त समूह O होता है। और नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है इसका यूज़ किसी भी रक्त समूह के आधार में किया जा सकता है। कौन से राज्य 1987 में 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किए गए थे? तो 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है ये 20 फरवरी 1987 को राज्य बने थे। 23वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश और 24वां राज्य बना था मिजोरम। वहीं 30 मई 1987 को गोवा ऐड किया गया 25वें राज्य के रूप में। लोक अदालतें किसके तहत बनाई गई हैं? तो लोक अदालतें जो हैं ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत बनाई गई हैं। इनका गठन हुआ था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। ये एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर न्यायालय में लंबित या फिर जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पे पड़े हुए मामले हैं, जो लोकल मामले हैं, उनको सौहार्दपूर्ण ढंग से उनका निपटारा किया जाता है। पहली लोक अदालत जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित की गई थी, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 161 जो कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 161 क्या कहता है कि कोई भी राज्य का जो राज्यपाल है वो क्षमादान की शक्ति उसको प्राप्त है। आर्टिकल 72 जो है यही शक्ति राष्ट्रपति को देता है। क्षमादान की 5 तरीके की शक्तियाँ होती हैं: क्षमा, राहत, प्रतिबंध, परिहार और लघुकरण। ये सारी शक्तियाँ दोनों ही को ही प्राप्त हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? तो उनकी शक्तियों में एकमात्र ये अंतर है कि राष्ट्रपति जो है वो कोर्ट मार्शल के आदेश और मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। क्षोभ मंडल में जलवाष्प की सांद्रता
कितनी होती है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन ट्रोपोस्फेयर, तो वाटर वेपर जो है ट्रोपोस्फेयर में 0 to 4% होता है। वायुमंडल में अन्य गैसों का अगर प्रतिशत की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर 78.8% के साथ, ऑक्सीजन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 21% प्रेजेंट होती है, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.415%, नियॉन जो है वो 0.0018% और जलवाष्प प्रेजेंट होती है 0 to 4%। विच इज़ द बेस मेटल ऑफ अमलगम एलॉय, अमलगम मिश्र धातु का आधार धातु कौन सी है? तो अमलगम जो है पारा जो है अमलगम की आधार धातु है। पारे की एक या एक से अधिक धातुओं से बने हुए मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, इसलिए अमलगम का आधार धातु है पारा, जिसे मरकरी कहते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज रिलेटेड टू, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये संबंधित है सड़क नेटवर्क से। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये नेशनल हाईवेज का एक नेटवर्क है जो कि अधिकांश औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक जो केंद्र हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ये भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम करता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 शहरों को जोड़ते हुए एक चतुर्भुज टाइप का बनाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 24 अक्टूबर 1998 को इस परियोजना की औपचारिक घोषणा की थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कौन से राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी अर्धभूमि सांभर झील स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा भी गया है। इंडियाज लार्जेस्ट सलाइन वेटलैंड सांभर लेक लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है राजस्थान में, सांभर लेक राजस्थान में लोकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड स्टेट्स, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। वुलर लेक जो है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। पिछौला लेक जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती है, उदयपुर में। और पुलिकट लेक जो है ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, उनकी बॉर्डर पर है। लोकटक लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है लोकटक लेक, तैरते हुए आइलैंड्स के लिए जानी जाती है। लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र में है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? सो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहते हैं थाईलैंड को। अब हम लोग कुछ निकनेम्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कंट्रीज। तो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चंस के थ्रू कई सारे पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। अंधेरा महाद्वीप यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं अफ्रीका को। दुनिया का चीनी का कटोरा, सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, ये क्यूबा को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। लंदन जो है किसकी राजधानी है? तो लंदन राजधानी है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स को डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, मालदीव की माले, फिलीपींस की है मनीला और स्पेन की है मैड्रिड। कई बार एग्जाम से पूछा गया है स्पेन की कैपिटल, ध्यान में रखेंगे मैड्रिड है। इन द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स द वन दैट इज़ नॉट एन एलॉय, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इनमें से तांबा जो है जिसे कॉपर कहते हैं ये मिश्र धातु नहीं है, ये एक एलिमेंट होता है। इसके अलावा ऊपर दी गई सभी मिश्र धातुएं हैं यानी कि अलॉयज़ हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्ण मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। कोई भी 2 मेटल्स ऐड होती हैं या फिर कोई भी मेटल या नॉन मेटल ऐड होती हैं, उससे जो मेटल बनती है उसे एलॉय कहते हैं। तांबा जो होता है यानी कॉपर, वो एक एलिमेंट होता है और ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक भी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज़ और उनकी संरचनाएं जो है डिस्कस करते हैं, जैसे कि पीतल जो है ये तांबे और जस्ते से मिलकर बना हुआ है। परसेंटेज आप देख सकते हैं 70 और 30 का होता है। कांस्य जो है ये तांबा और टिन से मिलकर बना है। गन मेटल तांबा, टिन और जस्ते से मिलकर बनी है। जर्मन सिल्वर जो होता है ये तांबा, निकल और जस्ते से बना है। एलपीजी जो है वो किसका मिक्सचर है? तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। इन गैसों को लिक्विफाई करके सिलेंडरों में भरा जाता है एलपीजी के रूप में। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चूँकि ये हानिकारक है और गंधहीन है, इसके लिए इसका रिसाव हो रहा है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए इसमें स्मेल के लिए एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे एथिल मरकैप्टन कहते हैं। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि एलपीजी लीक हो रही है, इसका पता लगाने के लिए उसमें जो गंध के लिए पदार्थ मिलाया जाता है वो कौन सा है? ध्यान में रखेंगे एथिल मरकैप्टन। व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। प्राकृतिक गैस जो होती है वो कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मेनली प्रेजेंट होती है मीथेन यानी कि CH4 मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला है ये। आमतौर पर इसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इन सभी का मिक्सचर होता है जिसमें 80 to 90% प्रेजेंट होती है मीथेन। ओके 80 to 90% इसमें मीथेन प्रेजेंट होती है। द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम कहते हैं। इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं जब, तो इससे प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड और ये सफ़ेद ठोस होता है जो कि पानी में घुलने पर
हीट प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज कॉमनली यूज्ड इन सम कंट्रीज टू आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स। कौन सा पदार्थ है जो कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सभी प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं फलों को पकाने के लिए। इसका फॉर्मूले की बात करें अगर तो फॉर्मूला होता है CaC2। इसका यूज़ किया जाता है कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के साथ में अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है, एसिटिलीन गैस यानी C2H2। और इसका जो अणुभार है वो 26.04 ग्राम पर मोल होता है एसिटिलीन का। माउंट आबू एक पहाड़ी स्टेशन है जो कौन सी श्रेणियों में स्थित है, तो ये अरावली श्रेणी में स्थित है। गुजरात की सीमा के पास जो राजस्थान का सिरोही जिला है वहाँ पर अरावली पर्वतमाला में ये स्थित है माउंट आबू। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1722 मीटर के लगभग है। द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को डिवाइड करती है लगभग। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तर में तथा मोटे तौर पर उसके समानांतर बहती है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी बहती है उसके लगभग पैरेलली है ये, और पश्चिम में गुजरात तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। Who gave the title नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी, ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी है सरोजिनी नायडू जी को। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को उनकी कविताओं के सुंदर लयबद्ध शब्दों के लिए भारत कोकिला की उपाधि उनको दी है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम जो 2009 आया था वो संसद का एक अधिनियम है। कब लागू हुआ ये लागू हुआ था 2010 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम आया 2009 में, संसद का एक अधिनियम है, 2010 में ये लागू हुआ था। हीरा किसका अपर रूप है, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ, तो डायमंड जो है ये कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन की बात करें तो ये केमिकल एलिमेंट है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 6। ये अधातु है यानी नॉन मेटल है और चतुस्संयोजक है। चतुस्संयोजक का मतलब हुआ इसकी वैलेंसी 4 है। इसका अर्थ है कि इसका जो परमाणु है इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने वाली इसकी संयोजकता सेल के कारण 4 सहसंयोजक बंध बनाने में सक्षम है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये बना सकता है कार्बन। और जो आवर्त सारणी हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 14 से रिलेटेड है ये। पृथ्वी की जो क्रस्ट है कार्बन इसका 0.25% हिस्सा बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उनको जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है वो क्षोभमंडल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत। इसकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट की बात करें तो 13 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। जो हमारी अर्थ के पोल है ना वहाँ पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर्स है, और जो हमारी इक्वेटर है भूमध्य रेखा वहाँ पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है लगभग। तो एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर रहती है। इस परत में जो धूल के कण हैं, जलवाष्प हैं यानी वाटर वेपर हैं, ये सभी पाए जाते हैं। जितना भी क्लाइमेटिक चेंज है और मौसम में परिवर्तन सब इसी परत में हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 मूलभूत अधिकार जो हैं दिए गए हैं। पहले 7 हुआ करते थे, फिर प्रॉपर्टी का राइट जो है वो हटा दिया गया था। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 29 से 23 जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है। आर्टिकल 32 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। रेमेडीज़ हैं ये और जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SAG इन द कंटेक्स्ट ऑफ गेम्स। SAG का पूर्ण रूप है दक्षिण एशियाई खेल यानी कि साउथ एशियन गेम्स। गठन हुआ था इसका 1983 में। शासी निकाय है दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद यानी SAOC, और वर्तमान सदस्य हैं इसमें 7। कौन कौन से 7 कंट्रीज़ हैं, तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी, तो इन्होंने इलाहाबाद में खुद को गोली मार दी थी जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गाँव में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सहयोगियों ने 1928 में फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में किया था। GDP को 2 अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है, एक है नॉमिनल GDP और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है रियल GDP यानी कि वास्तविक GDP। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। GDP का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, और GDP के मामले में नंबर 1 कंट्री की बात करें तो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
भारत की जीडीपी रैंक जो है नॉमिनल में 2024 में 5th है और जो है 3rd नंबर पर पीपीपी मॉडल में है 2024 में। महाराष्ट्र जो है ये भारत की वित्तीय राजधानी है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में सबसे धनी राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ये ब्राज़ील का दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में एक बंदरगाह है। ब्राज़ील के बारे में अगर डिस्कस करें तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी इसकी ब्राज़ीलिया है और राष्ट्रपति यहाँ पर वर्तमान में लूला डे सिल्वा हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ? तो अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर के लगभग। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है। पृथ्वी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि पृथ्वी की आकृति जो है वो जियोइड शेप में है। पृथ्वी की त्रिज्या 6771 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.9 × 1024 किलोग्राम के लगभग। पृथ्वी का जलीय भाग जो है 71% है, यानी कि हमारी अर्थ में 71% जो है वो जल का है। पृथ्वी का स्थलीय भाग है 29% और इसको नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एज 12 जनवरी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को 1984 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वहीं पर अगर बात करें 23 जून की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और 10 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ये आत्मकथा है बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर ने इसे लिखा था, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। अब कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों या लेखकों को डिस्कस करते हैं और उनकी पुस्तकें या आत्मकथाएं। बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। महात्मा गांधी ने लिखी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इंदिरा गांधी ने लिखी है माई ट्रूथ और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा टूवर्ड्स फ्रीडम लिखी गई। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है राजस्थान में। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत में राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? इन विच स्टेट मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ये लोकेटेड है असम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये टाइगर रिजर्व मेनली जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए, यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए, जिसे इंडियन गैंडा भी कहते हैं, और बारहसिंगा के लिए भी ये संरक्षित है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट इन इंडिया? तो गिर फॉरेस्ट में एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर भारत में केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ घड़ियाल जो होता है मगरमच्छ की प्रजाति, वो एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल ही भारत में पाया जाता है। कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो जो नगद लेन देन होता है वो डिजिटल लेन देन नहीं होता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से लेन देन हो या एटीएम लेन देन हो या फिर पेटीएम से हो, ये सभी डिजिटल लेन देन होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। नगद लेन देन जो है ये डिजिटल लेन देन नहीं होता है। डिजिटल लेन देन में मेनली क्रेडिट, एटीएम लेन देन, पेटीएम लेन देन ये सभी आते हैं। इसमें धनराशि जो है सीधे खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। डिजिटल रूप में लेन देन इसको कहते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन हार्वेस्ट इन केरला? केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो ओणम मनाया जाता है केरल में फसल कटाई पर, और लगभग ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं अगर लोहड़ी की बात करें तो ये हर साल 18 फरवरी को मनाया जाता है। सिख समुदाय के द्वारा पूरे उत्तर भारत में सेलिब्रेट करते हैं इसको। वैसाखी की बात करें तो ये अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, पंजाब में मेनली फसल के कटने पर मनाते हैं इसको। पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मीर जाफ़र को कौन से वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो मीर जाफ़र को 1963 to 64 के ड्यूरेशन में बंगाल के नवाब के रूप में पुनः प्रतिष्ठित कर दिया गया। मीर जाफ़र जो था ये बंगाल का नवाब था। स्टार्टिंग में वो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 में, उसमें रॉबर्ट क्लाइव के साथ वो मिल गया था। 1763 से 64 के ड्यूरेशन में उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था 1757 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। खालसा पंथ की स्थापना होती है 1699 में। अमृतसर की संधि जो है ये 1809 में हुई। सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बंगाल विभाजन होता है 1905 में। तो इंडियन हिस्ट्री की ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।